नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज और स्वागत करता हूं आपका study.com में। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 100 मार्क्स हिंदी का एक चैप्टर जिसका नाम है कड़बक। और ये जो चैप्टर है कड़बक, ये लिखा हुआ है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। नाम में लगा हुआ है मलिक। तो मलिक जो ये शब्द लगा हुआ है, ये ऐसा कहा जाता है कि ये शब्द जो है इनके कुल का नाम है। ठीक है। पहले बेसिकली जो अरब लोग होते थे वही लोग नामों में मलिक लगाया करते थे। तो मलिक मोहम्मद जायसी के नाम में अगर मलिक लगा है तो कहीं ना कहीं ये जमींदार घराने से या ठीक ठाक परिवार से रहे होंगे। ठीक है। जायसी क्यों लगा हुआ है ये बात आपको पता चलेगी जब हम लोग लेखक परिचय पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे पहले लेखक परिचय ही पढ़ना है और लेखक से बहुत सारे लेखक के परिचय से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो अभी इस वीडियो में पहले हम लोग लेखक परिचय को जानते हैं, लेखक के बारे में जानते हैं। सबसे पहली बात कि मलिक मोहम्मद जायसी का युग कब का है। देखिए, जो हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य में 4 युग हुए हैं। जो सबसे पहला युग है उसका नाम है आदिकाल। ठीक है। दूसरे युग का नाम है भक्ति काल। तो आदिकाल, भक्ति काल। तीसरा युग है रीति काल। ठीक है। और चौथा युग है आधुनिक काल। तो ये 4 प्रमुख युग हैं हिंदी साहित्य में। अब इसमें जो आधुनिक काल है ये आगे और भी बहुत सारे छोटे छोटे भागों में बटा हुआ है, जैसे द्विवेदी युग है, भारतेंदु युग है, छायावाद है, छायावादोत्तर काल है। तो ये सारी जो है आगे और भी बहुत सारी इसमें भागे हैं। उन सब भागों को आप पढ़ेंगे जब आपने हिंदी भाषा और साहित्य की कथा वाला मेरा वीडियो देखा होगा। तो मलिक मोहम्मद जायसी भक्ति काल के लेखक हैं। आपके लिए इतना ही काम की चीज है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस काल के लेखक हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी भक्ति काल के लेखक हैं। ठीक है। और जो ये भक्ति काल है, भक्ति काल भी 2 भागों में बटा हुआ है। ठीक है ना। तो भक्ति काल कितने भागों में बटा हुआ है? 2 भागों में। 2 भाग कौन कौन से? एक है निर्गुण भक्ति धारा और दूसरी है सगुण भक्ति धारा। तो मलिक मोहम्मद जायसी निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। निर्गुण भक्ति धारा भी 2 भागों में बढ़ती है। एक को बोलते हैं प्रेमाश्रयी शाखा, या इसी को सूफी काव्य के नाम से जाना जाता है। और एक को बोलते हैं, एक प्रेमाश्रयी शाखा है और एक है ज्ञानाश्रयी शाखा। ठीक है। तो इसके भी 2 भाग हैं। तो इसमें ये किस भाग के हैं? ये प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। मतलब मलिक मोहम्मद जायसी प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं, सूफी काव्य वाले शाखा के कवि हैं, निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। ये बात आपने जान ली। ठीक है ना। जन्म इनका कब हुआ था? तो जन्म इनका हुआ था 1492 ईस्वी में। ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म हुआ था कब? 1492 में। लेकिन ये जब आप बुक को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि ये अनुमानित जन्म है। ठीक है। इनकी एक पुस्तक है आखिरी कलाम। तो आखिरी काल में मान लीजिए अगर किसी ने अनुमान भी लगाया होगा तो कहां से अनुमान लगाया होगा? किस पुस्तक से? उस पुस्तक का नाम है जी आखिरी कलाम। जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे आखिरी कलाम को, तो इस पुस्तक में लिखा हुआ है, मलिक मोहम्मद जायसी लिखते हैं अपने बारे में कि भा अवतार मोड़ 9 सदी 30 बरिख ऊपर कविवदी। मलिक मोहम्मद जायसी अपने बारे में बताते हैं कि इनका जो जन्म हुआ ये 9वीं शताब्दी में हुआ। देखिए लिखा हुआ है भा अवतार मोड़ 9 सदी। तो आप कहेंगे कि सर 1492, फिर तो ये 15वीं शताब्दी हो गया ना, 1400 से 1500। तो ये 9वीं शताब्दी में कैसे? करने का मतलब ये है, देखिए जिस कैलेंडर की हम लोग बात कर रहे हैं ये 1492, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है। ठीक है ना।
लेकिन जिस कैलेंडर की बात मलिक मोहम्मद जायसी कर रहे हैं वो हिजरी कैलेंडर है। इस्लाम में हिजरी कैलेंडर चलता है, ये जनवरी फरवरी वाला ग्रेगोरियन कैलेंडर है, और हिंदुइज्म में हम लोग विक्रमी संवत को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोगों का कैलेंडर हिंदुइज्म में विक्रमी संवत, ठीक है जी। और भी बहुत सारे कैलेंडर्स हैं। तो 9वीं शताब्दी में जन्म हुआ, किस कैलेंडर से? हिजरी कैलेंडर के हिसाब से। और कहते हैं कि जन्म के 30 साल के बाद ये कवि बने, ठीक है ना। अपने बारे में बताते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। बात आती है कि जन्म कहाँ हुआ था। तो जन्म के बारे में कुछ अता पता है नहीं कि जन्म इनका हुआ कहाँ था, लेकिन ये इनका निवास स्थान जो है वो है जायस नगर, ठीक है ना। अगर आप अपना बुक देखेंगे तो बुक में भी देखिए लिखा हुआ है कि निवास स्थान कहाँ का है? जायस। और इनकी कब्र कहाँ है? अमेठी में, उत्तर प्रदेश, ठीक है। जन्म हुआ 1492, आप यही याद करेंगे, वो तो मैंने डिटेल के लिए आपको बताया। और निधन हो गई 1548 में। तो आखिरी कलाम पुस्तक जो है उसी पुस्तक में लिखते हैं मलिक मोहम्मद जायसी कि जायस नगड़ मोड़ स्थानु नगड़क नाव आदि उद्यानो तहाँ देवस 10 पहुने आयऊ भा बैराग बहुत सुख पायऊ। कहने का मतलब जायस नगर इनका स्थान है, इनका निवास स्थान है, ठीक है ना। वहां पे वो 10 दिनों के लिए आए हुए थे और वहीं पे वो बस गए और वहीं उनको वैराग्य मिला, वहीं बहुत सुख मिला। तो ये उनका क्या है? निवास स्थान है, जन्म स्थान नहीं है। और जायस नगर के होने के कारण ही इनके नाम में जायसी लगा हुआ है। पिता का नाम है मलिक शेख ममरेज, मलिक टाइटल है इन लोगों का। और गुरु जी जो हैं, गुरु का नाम क्या है? गुरु का नाम है सूफी संत शेख मोहिदी, ठीक है। तो गुरु का नाम है जी मोहिदी, यहाँ है संत शेख मोहिदी। सैयद अशरफ जहांगीर, ये भी गुरु हैं इनके। बचपन में ये इन्होंने किसानी का कार्य किया, ठीक है। और बाद में ये फकीर हो गए, ठीक है। बचपन में ही अनाथ हो गए थे। और एक चीज जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है वो ये कि मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं वो, उनको चेचक के कारण क्या हुआ? वो रूपहीन हो गए थे। किस चीज के कारण? कौन सी बीमारी? चेचक। चेचक के कारण रूपहीन हो गए थे। बाईं आंख से उनको दिखाई नहीं देता था और बाएं कान से उनको सुनाई नहीं देता था, ठीक है। लेकिन भले बाईं आंख से दिखाई ना दे, भले ही बाएं कान से सुनाई ना दे, लेकिन बड़े ही मृदुभाषी आदमी है। ये कैसे पता चला कि बाईं आंख से दिखाई नहीं देता था? तो जब आप इस रचना को पढ़ेंगे पद्मावत, तो पद्मावत के शुरू में ही उन्होंने कहा है कि एक नयन कवि मुहम्मद गुनी सोई विमोहा जही कवि सुनी। तो इसी से पता चलता है जी कि एक नयन वाले कवि हैं, ठीक है। तो ये हम लोग रचना पढ़ेंगे तो वहां तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ही करूंगा। पुस्तकें कौन कौन सी लिखी मलिक मोहम्मद जायसी ने? तो इंपॉर्टेंट है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरा नामा, मसला नामा या मसल नामा, ठीक है। और इसके अलावा चंपावत, होली नामा, इतरावत, ये सारी पुस्तकें हैं। लेकिन आप इसमें से शुरू वाले 2-3 के नाम याद रखिएगा, जैसे पद्मावत, अखड़ावट और आखिरी कलाम में तो इनकी बहुत सारी डिटेल्स मिलती हैं। तो यही 2-3 पुस्तकों को आप याद रखेंगे। ये आपके बुक का ही पैराग्राफ है, ठीक है ना। लोक जीवन में प्रचलित प्रेम कथाओं को आधार बनाकर इन्होंने लिखा। तो ये आपका ही बुक है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। उसी का ये शॉर्टकट है कि देखिए ऐसी नहीं है कि यही प्रेम कवि हुए हैं, यही इन्होंने ही लिखना शुरू किया प्रेम के बारे में। इसके पहले भी ये चीजें चलती थी, ठीक है ना। इसके पहले भी प्रेमाख्यानक काव्य हुआ करते थे, लिखे जाते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने नई शैली में चीजों को लिखा। आप कहेंगे कि सर चैप्टर का नाम कर्बक है, तो कर्बक का मतलब क्या हुआ? देखिए कर्बक बेसिकली क्या है, ये एक स्टाइल है लिखने का,
ठीक है ना। कर्बक क्या है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कर्बक शैली। कर्बक शैली का क्या मतलब हुआ कि कर्बक जो है ये एक स्टाइल है, कर्बक शैली, जिसमें चौपाई और दोहा का मिक्सचर होता है, ठीक है ना। तो ये कर्बक शैली है, एक स्टाइल है लिखने का, और इस स्टाइल में लिखा किसने, मलिक मोहम्मद जायसी ने, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत जैसे महाकाव्य की रचना उन्होंने की। आपने मूवी तो देखी ही होगी पद्मावत, नहीं देखी होगी तो देख भी सकते हैं, ठीक है ना। पद्मावत मूवी जो बनी हुई है वो पद्मावत बुक पे ही बनी हुई है, ठीक है ना। ऐसे मूवी है तो छेड़छाड़ तो होते ही हैं सीन्स के साथ में, ठीक है ना, क्योंकि हुबहू कहानी अगर वो वैसे ही डाल देंगे तो जाहिर सी बात है कि लोग पसंद नहीं कर पाएंगे, तो वो अपने हिसाब से चेंज करते हैं सीन्स में। लेकिन पद्मावत बुक के ऊपर ही पद्मावत मूवी बनी हुई है, और पद्मावत को लिखा था किसने, मलिक मोहम्मद जायसी ने। पद्मावत में किसकी कहानी है, चित्तौड़ के राजा होते हैं रतन सेन, ठीक है ना, और सिंघल द्वीप की रानी होती है, नाम होता है पद्मावती। तो इन्हीं के ऊपर पूरी की पूरी कहानी है जी, है ना। और अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान होता है, ये भी उस कहानी में शामिल है, अलाउद्दीन। तो इन्हीं लोगों की मतलब बेसिकली ये कहानी है पद्मावत, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी को ना प्रेम के पीर का कवि कहते हैं, ठीक है ना। प्रेम की पीरा, अगर किसी व्यक्ति ने प्रेम की गहराई को, प्रेम की व्यापकता को दिखाया है तो वो व्यक्ति है मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है ना। कि रूपहीन होते हुए, अंधे होते हुए उन्होंने पद्मावत जैसे महाकाव्य की रचना की, ठीक है ना। ऐसा काव्य जिसको रच करके वो अमर हो गए, ठीक है ना। तो सच में पद्मावत अपने आप में एक महान काव्य है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों को पद्मावत से 2 कर्बक यहाँ मिलेंगे, ठीक है। ये दोनों के दोनों कर्बक जो हैं वो पद्मावत के ही हैं। इसमें जो शुरू वाला कर्बक है, ठीक है ना, ये पद्मावत का शुरुआती वाला हिस्सा है। पद्मावत में टोटल 57 खंड हैं, 57 चैप्टर्स हैं पद्मावत में, ठीक है ना। 57 खंड हैं टोटल पद्मावत में। और इसमें जो एकदम जहां ये शुरुआत करते हैं पद्मावत की, तो पद्मावत के शुरुआत में ही इनका वो पहला वाला खंड है, एक नयन कवि मोहम्मद गुणी, ठीक है ना। जो पहला कर्बक है वो पद्मावत का पहला हिस्सा है, शुरुआती का ही हिस्सा है। और पूरी पद्मावत की जब ये कहानी लिख लेते हैं, मतलब जब 57 चैप्टर खत्म हो जाता है और लास्ट में जब ये उपसंहार लिखते हैं, जब ये खत्म करते हैं पद्मावत को, तो वहां अंतिम में जो है फिर ये अपना जो यहाँ पढ़ना है हम लोगों को दूसरा कर्बक, वो उसी उपसंहार का हिस्सा है, ठीक है ना। ऐसे यहाँ भी लिखा भी है, यहाँ वो चीज जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो दूसरा कर्बक है ये क्या है, उस उपसंहार खंड का हिस्सा है। देखिए लिखा हुआ है कि अंत के उपसंहार खंड से लिए गए द्वितीय कर्बक में, मतलब दूसरा कर्बक जो है वो उपसंहार खंड से लिया हुआ है, ठीक है। बात समझ में आ गई। और पहला कर्बक कहाँ से लिया गया है, देखिए स्तुति खंड से। ये चैप्टर के नाम है स्तुति खंड, ये चैप्टर है जिससे पहला कर्बक लिया गया है, और उपसंहार खंड से दूसरा लिया गया है, ठीक है जी। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इसमें। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है क्या, पोएम। तो यहाँ मैंने चूंकि लेखक के बारे में एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा ज्यादा कर लिया है, इसलिए यहाँ पे पोएम हम नहीं बताएंगे, पोएम हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। ताकि जिसको भी मिले, जिसको पोएम पढ़ना वो सिर्फ पोएम ही पढ़े, जिसको लेखक के डिटेल्स जाने वो सिर्फ लेखक के डिटेल जाने। तो पोएम्स जो है, कविता जो है, जो कर्बक है, वो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।